एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लास्ट क्लास हमने कंप्लीट कर लिया था एड्स, और एड्स के डिफरेंट सिम्टम्स। एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, पहली बार कैसे हुआ था, कैसे उससे बचा जा सकता है, कि उसकी क्या दवा हो सकती है, क्या वो पूरी तरह से क्योरेबल है या नहीं है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग एक और डिजीज की बात करेंगे, इसका नाम है कैंसर। ठीक है, तो कैंसर जो है वो एक, सबसे पहली बात करते हैं एड्स जैसे कि इन्फेक्टियस और सबसे डेडली डिजीज था। इन्फेक्टियस डेडली डिजीज था, वैसे ही कैंसर जो है ये नॉन इन्फेक्टियस बट डेडली डिजीज है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पढ़िए। कैंसर इज द मोस्ट डेंजरस नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। नॉन इन्फेक्टियस का मतलब है कि जो कैंसर होता है वो किसी इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलता। यस, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कुछ कैंसर इन्फेक्शन से भी फैलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर चलेंगे हम लोग, देन इट इज कंसिडर्ड एज नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। ठीक है, सो स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोलॉजी जो बोल सकते हो, तो ये है स्टडी ऑफ कैंसर की। मतलब स्टडी की करोगे इसको, कैंसर के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप कैंसर कैसे हो सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए, सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, कैंसर इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन ऑफ सेल्स। तो अनकंट्रोल माइटोसिस होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है, इट रिमेन्स डिप्लॉयड ओनली, बट ये रेगुलेटेड नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस है या रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है। ठीक है, जो अपने सिलेबस में तो नहीं है वैसे, बट जो सेल डिवीजन होता है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज हैं, बहुत सारे हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सपोज इफ कोई सेल डिवाइड कर रहा है, तो कितने टाइम पर डिवाइड करेगा, कितना ज्यादा डिवाइड कर सकता है, कितने साइज का हो सकता है, सब कुछ रेगुलेटेड होता है। सब कुछ को सबको रेगुलेट करते हैं। बट इन केस ऑफ कैंसर, जो सेल्स कैंसरस सेल्स होते हैं, उनके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं होता है, एंड उनको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब होता ही नहीं है रेगुलेट को। एंड दैट्स वाई वो अनकंट्रोल तरीके से लगातार डिवाइड करते रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उनका नंबर एंड साइज दोनों बढ़ता रहता है विद टाइम। एज अ रिजल्ट आसपास के सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, एंड दे डाई। ठीक है, आसपास के सेल्स मर जाते हैं, सिर्फ कैंसरस सेल्स ग्रो करता रहता है। ठीक है, यही कैंसर है, और इसी से मतलब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में ये कैंसर फैल भी सकता है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो कैंसर इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, cancer cells have lost the property of contact inhibition. So there's a property called contact inhibition. First of all we have to understand कि contact inhibition क्या होता है। ठीक है, तो contact inhibition के लिए अपने पास अलग से नोट करके लिखा होगा। ठीक है, पहले इसको समझ लिया जाए, फिर इस पर आते हैं कि कैंसर सेल के पास ये नहीं होता है। ठीक है, और क्यों नहीं होता देखा जाएगा। चलो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन व्हेन अ सेल ग्रोज इन साइज ड्यूरिंग इंटरफेज। अब आपने क्लास 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा होगा, वहां आपने देखा होगा कि सेल साइकिल में जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, लाइक G1, आफ्टर दैट अपने पास आता है S फेज, फिर आता है G2। ठीक है, उसके बाद आता है M फेज। तो ये डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप के फेजेस हैं, इसमें अगर मैं सिर्फ M फेज को अलग कर दूं, ठीक है, मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। और ये जो बचा हुआ पार्ट ये वाला है, दिस इज माइटोटिक फेज। ठीक है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, यहाँ सेल डिवीजन होता है, और इंटरफेस में क्या होता है, सेल प्रिपेयर करता है सो दैट इट कैन डिवाइड। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करता है, इसमें इसमें इस प्रिपरेशन के दौरान जो सेल होता है ये अपना ग्रोथ करवाता है, अपने डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इसकी बात यहाँ पर थी, तो मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया। सो व्हेन अ सेल ग्रोज इन साइज ड्यूरिंग इंटरफेज, देन इट ओनली ग्रोज अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर ये इंटरफेस की बात करें, तो इंटरफेस में एक एक लिमिट तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद ये ग्रो नहीं करता है, अंटिल इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल। जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक सेल है, ध्यान से समझना, एक सेल है, एंड दिस इज अनदर सेल, एक और सेल बनाते हैं, तीन सेल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि विथ टाइम दिस सेल विल ग्रो इन साइज। मान लो तो फर्स्ट सेल, जो फर्स्ट सेल है उसको ग्रो करा, ठीक है, ग्रो कराकर मान लो ये ऐसे हो गया, इतना बड़ा हो। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो पास वाला सेल है वो भी ग्रो कर रहा है, तो दोनों सेल्स ग्रो कर रहे हैं, एंड देयर विल बी अ मोमेंट एट विच both the cells will come in contact with each other। ठीक है, इस मोमेंट पर आके ये दोनों एक दूसरे से टच में आ गए। सिमिलरली ये थर्ड सेल भी ग्रो करेगा ना, ये भी ग्रो करके यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड के टच में आ गया। ओके, तो एक ऐसा टाइम आता है जब सेल्स ग्रो करने के बाद एक दूसरे को टच करने लगते हैं, इतना ग्रो हो जाता है ये कि आसपास के सेल्स को ये टच करते हैं।
जैसे ही कांटेक्ट में या फिर टच में आता है, वैसे ही यहाँ पर एक सिग्नल क्रिएट होता है सेल्स के अंदर। सेल सिग्नलिंग पाथवे यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, सिग्नल आपको अभी इतना याद रखो कि सिग्नल क्रिएट होता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स नहीं पढ़ना आपको। इस सिग्नल की वजह से ये इसका जो ग्रोथ होता है, जो और ग्रो कर रहा था वो ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ इनहिबिट हो जाए। ठीक है, बिकॉज कांटेक्ट में आते ही ये इनहिबिट हुआ, ग्रोथ इनहिबिट हुआ। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, कांटेक्ट में आते ही, नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आते ही इस सेल को समझ में आ जाता है कि जितना ग्रो करना था मैंने ग्रो कर लिया है, अब ग्रो करने की और जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, सो वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एंड स्टॉप को बोलते हैं हम लोग, स्टॉप करने को बोलते हैं इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन इस प्रोसेस का नाम। तो नॉर्मल सेल्स ऐसे ही अपने ग्रोथ को रेगुलेट कर पाते हैं और एक लिमिट तक ही ग्रो करते हैं। बट कैंसरस सेल्स के पास ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, इनके पास ये सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, ये सिग्नलिंग पाथवे जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के सेल्स को सिग्नल नहीं जा पाता है। एज अ रिजल्ट दे कंटिन्यू टू ग्रो। अब जब ये ग्रो करते रहते तो आसपास के सेल्स को ये खा जाते हैं। इट्स लाइक कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे सेल्स, इमेजिन करो इस तरह से। इस तरह से बहुत सारे अपने पास सेल्स थे। एंड लेट सपोज कि दिस पर्टिकुलर सेल, इसके अंदर सेल सिग्नलिंग पाथवे डिस्ट्रॉय हो गया या ब्लॉक हो गया, काम नहीं कर रहा। ठीक है, एज ए रिजल्ट दिस पर्टिकुलर सेल विल कीप ग्रोइंग। ये अपना साइज बढ़ा रहा है, बढ़ा और बढ़ा रहा है, ग्रो करते जाएगा करते जाएगा। जितना ये ग्रो करेगा आसपास के सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता जाएगा। आसपास के सेल्स न्यूट्रिशन नहीं पाएंगे और स्टार्व कर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। और सिर्फ यही सेल ग्रो करेगा, आसपास के सेल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज इस पर्टिकुलर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप पढ़ो दोबारा से। एनसीईआरटी कहती है कैंसर सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, एज अ रिजल्ट दे कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, तो यही होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे नीचे देखो, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लाइन पढ़िए। But cancer cells have lost this property, so the cancer cells keep growing even after killing neighboring cells. ठीक है, लगातार ग्रो करते रहते। ठीक है, अच्छा जब ये ग्रो करते हैं देन ये मास ऑफ सेल्स भी बनाते हैं, तब ये डिवाइड भी करेंगे और बड़े बड़े सेल्स बन जाएंगे, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे आसपास पूरे बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो मास ऑफ सेल्स बन रहे हैं इस तरह से बड़े बड़े साइज के, इन्हें आप क्या कहते हो? इन्हें आप कहते हो ट्यूमर। ठीक है, इनको कहते हैं ट्यूमर। ये ट्यूमर होता है। ठीक है? और ये ट्यूमर है, इट फॉर्म्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर एंड सेकंड इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर देखो, दो टाइप्स के, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर जो होता है ना वो नॉन कैंसरस होता है, वो माइल्ड होता है, वो कुछ ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता बॉडी को और वो कैंसर कॉज नहीं कर पाता, बिकॉज उसके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कैंसर की, मैं भी बताऊंगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी की हेल्प से वो कैंसर बना देता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस अपना ध्यान रखो कि ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट का मतलब ही होता है डेंजरस। ठीक है, और खतरनाक और गंदा, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल benign tumor, so it is localized tumor. It means it is located or fixed at only one place. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये रहता है, ये पूरी बॉडी में नहीं फैलता। ओके, ऑन दी अदर हैंड मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये नॉन लोकलाइज्ड। नॉन लोकलाइज्ड का मतलब ये पूरी बॉडी में फैल जाए। ठीक है, इट कैन मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैन कॉज न्यू ट्यूमर। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर फैल जाता है और नया नया ट्यूमर बनाता है। तो होता ये है, सपोज का इसका इमेजिन करो कि किसी किसी एक इंसान की बॉडी में, स्टमक में मान लो ट्यूमर है। ठीक है, स्टमक में ट्यूमर है या ओरल कैविटी में ट्यूमर है। एंड वहां से उस ट्यूमर का, सपोज करो मैं बनाऊंगा यहाँ पर, सपोज करो कि ये एक इंसान है, इस इंसान का ऑल कैंसर सेल्स फ्रॉम ट्यूमर्स, बट ऑल ट्यूमर्स आर हट गया, बट ऑल ट्यूमर्स आर क्या लिखे, ऑल कैंसर सेल्स फॉर्म ट्यूमर्स बट नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसरस। ट्रू ट्रू है, सही बात है। जितने भी ट्यूमर सेल्स हैं सब कैंसरस नहीं होते। फॉर एग्जांपल बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं दे डू नॉट फॉर्म कैंसर। सो जितने भी ट्यूमर्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्यूमर्स हैं सब कैंसरस नहीं होते। बट जो कैंसर सेल्स हैं वो ट्यूमर्स के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, सो वी कैन से कि ऑल कैंसर सेल्स आर ट्यूमर्स बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर सेल्स। ठीक है, बिकॉज ट्यूमर्स दो टाइप का होता है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैंसर नहीं बना,
तो वी कैनॉट से कि जितने भी ट्यूमर्स है सब कैंसरस। ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है दे फॉर्म कैंसर। ठीक है, सो ऑल ट्यूमर्स डू नॉट फॉर्म कैंसर ऐसे बोल सकता हूँ, बट यस ऑल कैंसर सेल्स आर कमिंग फ्रॉम ट्यूमर्स। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, आर ट्यूमर्स ऐसे बोल सकते हैं। चलो आगे देखो। तो ये देखो, मान लो ये फूड पाइप है, ठीक है, और फूड पाइप का ये फूड पाइप है एंड ये स्टमक है, इसोफेगस है और ये स्टमक है। ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मान लो ट्यूमर हो जा रहा है किसी इंसान, सपोज करो यहाँ पर किसी इंसान को यहाँ पर ट्यूमर हो जाए। ठीक है, अब इस ट्यूमर का कुछ सेल्स, सपोज कर ट्यूमर का सेल्स ऐसे है नहीं, अगर मैं इसको जूम करूँ तो यू कैन सी कि इस तरह के कुछ सेल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें से कुछ सेल्स उखड़ कर मतलब स्लग्ड ऑफ होकर कुछ निकल कर यहाँ से दे कैन पास टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेट सपोज ये यहाँ से ऐसे निकला एंड ये मूव करते 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 स्टमक से होता हुआ इट इवेंचुअली मूव्स इनटू द इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर ये इंटेस्टाइन में चला गया ट्यूमर का सेल, देन इंटेस्टाइन में जाकर ये अगेन वहां पर भी अपना एक नया ब्रांच खोल देगा। ठीक है, नया ब्रांच खोल देगा बोलने का मतलब ये है कि ये वहां भी जाकर के अपना एक नया ट्यूमर बनाए। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड मेटास्टैसिस। ठीक है, मेटास्टैसिस। ठीक, तो ये तो यहाँ पर रहेगा ही, इसके अलावा ये इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट इसका पहली बार अटैक यहाँ पे किया, सेकेंड टाइम इसने यहाँ भी अटैक किया, दोनों लोकेशंस पर ये अटैक करके। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टैसिस। नाउ द मीनिंग ऑफ मेटा, मेटा मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट। स्टैसिस मतलब लोकेशन, या एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है ये दो जगह पर हो गया, एक से अधिक जगह पर। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पर ये अटैक कर पा रहा है। ठीक है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इट इज कॉल्ड मेटास्टैसिस, जिसकी हेल्प से ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इट कैन स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड बेनाइन ट्यूमर्स ऐसे नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही लोकलाइज्ड रहते हैं, दे डू नॉट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, दैट्स व्हाई दे आर लेस डेंजरस। ठीक है, दे आर लेस डेंजरस और नॉन डेंजरस एट ऑल। मतलब हो सकता है कि बिल्कुल भी डेंजरस ना हो सकता है हल्का फुल्का कहीं पर कुछ इसका इफेक्ट हो जाए, कहीं पर कहीं पेन वेन हो जाए, किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर ट्यूमर हो जा रहा है, मान लो आईज के पास ट्यूमर है तो देखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नोज के अंदर है सांस लेने में दिक्कत होगी, तो कुछ ना कुछ तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सपोज करो किसी को तिल है, ठीक है, स्किन पर तिल है, सबके ही होता है, तो जो तिल होता है ना वो भी एक प्रकार का ट्यूमर है, इट इज अ बेनाइन ट्यूमर और ये कैंसर फॉर्म नहीं करता। ठीक है, ऐसे कुछ मोल भी होते हैं, मोल मोल जैसे सॉरी एक मस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोल ही बोलते हैं, बड़े मोल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मस्सा जानते हो ना? तो मस्सा इस तरह का आउट ग्रोथ होता है, बर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो भी जो है ना वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का ट्यूमर है, इट इज नॉन डेंजरस, तो इट विल नॉट फॉर्म कैंसर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बेनाइन ट्यूमर, यस किसी किसी केसेस में ऐसा देखा गया है, बेनाइन ट्यूमर कैन फॉर्म। ठीक है, दे कैन फॉर्म, दे हैव द एबिलिटी, बट हमारी बॉडी में ऐसा देखा है 99.9% चांस है कि बेनाइन ट्यूमर से कोई कैंसर नहीं होगा, बट यस कभी कभी हो जाता है रेयर केसेस में, उसमें कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व होती है इसी वजह, अदरवाइज नॉर्मली नहीं। ठीक है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास हाई चांसेस है कि इट विल फॉर्म कैंसर। ओके, ये सब है। जैसे कि स्किन कैंसर, ये देखो कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं, भी आप पढ़ोगे आगे भी। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट है किसी को, कुछ भी कोई डाउट है बताओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप ऑफ कैंसर पे चलो। नाउ ये जो नाम मैं यहाँ लिख रखा हूँ, तो दीज नेम्स आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट यस ऐसे पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिखा है, बट एग्जांपल्स दे आर गिवन। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ कैंसर में सबसे पहला जो एग्जांपल आएगा, फर्स्ट जो एग्जाम्पल आएगा उसका नाम होता है कार्सिनोमा। ठीक है, सेकेंड का कैंसर का नाम होता है सार्कोमा, एंड थर्ड का नाम होता है ल्यूकीमिया, स्पेशल टाइप का कैंसर। ठीक है, कार्सिनोमा के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के कैंसर आएंगे, जैसे कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड कार्सिनोमा। तो आप क्लास 11th में एनिमल टिश्यू पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, है ना? तो जो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है, they are particularly called या specifically called कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब ही हो गया एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओरल कैंसर एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या हो गए, कार्सिनोमा के एग्जाम्पल है। ठीक है, सार्कोमा की बात जब मैं करूंगा तो मेसोडर्मल टिश्यू की या कनेक्टिव टिश्यू की बात होने वाली है।
तो मेसोडर्मल टिश्यू यहाँ जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो बोन कैंसर, मसल कैंसर, लिगामेंट कैंसर, टेंडन कैंसर, ये सब हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, मेसोडर्मल का ही एक स्पेशल टाइप है दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, इसको एक सेपरेट ब्रांच बना दिया गया है। हालांकि इट विल फॉल इनटू सार्कोमा ओनली, बट स्टिल इसको अलग से पढ़ा जाता है। ल्यूकेमिया इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सार्कोमा इन विच ब्लड टिश्यू इज इन्वॉल्व। ठीक है, ब्लड टिश्यू ना बोल के बोलेंगे ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर, कैंसर ऑफ ल्यूकोसाइट्स स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, डब्ल्यूबीसी का जो कैंसर होता है, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी का नंबर अब नॉर्मली बढ़ जाता है। ठीक, और इससे बहुत सारे और भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक, बस अभी के लिए इतना याद रखो कौन सा क्या है, सफिशियंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लंग कैंसर में था। ठीक है, और नोट करके एक लाइन पढ़ लिया जाए। The cells that have lost the property of contact inhibition form a mass called tumor, तो आपने पढ़ ही लिया था। दिस ट्यूमर मे और मे नॉट फॉर्म कैंसर, ये तो आपने पढ़ लिया अभी तक कि ट्यूमर हमेशा कैंसर बनाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ ट्यूमर्स कैंसर बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। जो ट्यूमर कैंसर फॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, एंड जो नहीं बनाते दे आर कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर। ठीक है। अच्छा, ऑल ट्यूमर सेल्स, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे देखो यहाँ पर है, तो ऑल ट्यूमर सेल्स फॉर्म कैंसर, ट्रू और फॉल्स? ऑल ट्यूमर सेल्स डू नॉट फॉर्म कैंसर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल कैंसर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम ट्यूमर्स, यस ये ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ये कवर हो गया। कोई डाउट है किसी को कुछ भी? नेक्स्ट पेज चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉज ऑफ कैंसर। क्या कारण हो सकता है? तो इट्स कारण इज कार्सिनोजेन। ठीक है, कार्सिनोजेन का लिटरल मीनिंग क्या हो गया? कार्सिनो मतलब हो गया कैंसर, एंड जेन मीन्स जनरेट करने वाला, बनाने वाला। तो कैंसर को क्रिएट करने वाला या बनाने वाला जो एजेंट है दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। सो इट इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, सिंपल वर्ड्स। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेन्स अगर डिस्कस करें तो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड फिजिकल कार्सिनोजन, सेकंड इज कॉल्ड केमिकल कार्सिनोजन, और थर्ड इज बायोलॉजिकल, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल कार्सिनोजन जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नॉन आयनाइजिंग एंड सेकंड वन इज आयोनाइजिंग। नॉन नॉन आयनाइजिंग किसको बोलते हैं? तो नॉन आयनाइजिंग आपने फिजिक्स या मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स से पढ़ा होगा, या फिर क्लास 11th के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहां भी पढ़ा होगा वैसे ही। जैसे वहां पर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात की गई होगी, आयनाइजिंग रेडिएशन की बात की गई होगी। तो ठीक है, तो उसको बस एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ मैं। देखो, नॉन आयनाइजिंग का मतलब होता है ऐसे रेडिएशन जिनके पास एनर्जी कम होती है। और आपने ये केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों पढ़ा होगा कि ई जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे ऐसा हो सकते हो कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना? तो ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा पढ़ा होगा ना, वही वाला है। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अगर ई ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। ठीक है, लैम्डा इज वेवलेंथ। ओके, तो नॉन अनाइजिंग रेडिएशंस की जो खासियत होती है, नॉन अनाइजिंग कार्सिनोजेंस या रेडिएशंस लिख लो, रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस, यहाँ भी रेडिएशंस। इनकी खासियत क्या होती है? दे हैव लो एनर्जी एंड हाई वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी लो होती है सो दे कैन नॉट पेनिट्रेट द स्किन। स्किन तक ही अटैक करेगा, स्किन के आर पार नहीं जाता है। तो मैक्सिमम इट कैन ओनली कॉज स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के ऊपर ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे कि यूवी रेडिएशन आपने नाम सुना होगा कि यूवी रेडिएशन जो होता है इट रिजल्ट्स इन स्किन कैंसर, राइट? तो यूवी रेडिएशन अगर किसी के ऊपर गिर रहा है लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, तो वो यूवी रेडिएशन के पास इतनी ही एनर्जी है कि वो स्किन को अटैक करे, बट वो स्किन को पेनिट्रेट करके उसके अंदर तक नहीं जा पाता, इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं जा पाता। इसीलिए मैक्सिमम इट कैन ओनली अफेक्ट द स्किन, इसके ऊपर नहीं जा सकता वो, इसके अंदर नहीं जा सकता वो, स्किन को ही अटैक करता है। दैट्स व्हाई इट रिजल्ट्स इन स्किन कैंसर। इसीलिए जो नॉन एनर्जिंग रेडिएशन है उसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है यूवी रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एंड इट कॉजेज स्किन कैंसर। ठीक है, याद करने वाली चीज। सिमिलरली आयनाइजिंग की बात करें, उल्टा कर दो यार, इस बार हाई एनर्जी एंड लो लैम्डा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, और इसके अलावा एक्स रेस भी होता है, चाहे लिखा हुआ एक्स रेस। ठीक है, तो ये अल्फा है, अल्फा, बीटा, एक्स रेज एक्सेट्रा, सब के सब आयनाइजिंग के अंदर आएंगे। दे हैव हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी। ठीक है, इनसे डिफरेंट टाइप के कैंसर हो सकते हैं, ये और भी लीथल है, खतरनाक है। केमिकल की बात करें तो केमिकल नीचे यहाँ लिखा हुआ है, केमिकल्स का कुछ एग्जांपल आप लोग पढ़ोगे, जैसे निकोटीन एक एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ स्टेन होते हैं जो डीएनए को स्टेन करने का काम आता है। केमिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन में सम केमिकल्स एक्ट एज कार्सिनोजेंस, जैसे टोबैको स्मोक। ठीक है,
निकोटीन। निकोटीन क्या होता है? केमिकल होता है जो टोबैको में ही पाया जाता है। ठीक है, इस सिगरेट्स के अंदर में मिलता है ये। ठीक है, जैसे कि इससे लंग कैंसर होगा सिगरेट स्मोकिंग से। अगर कोई टोबैको को चबा के खा ही नहीं वाला जो खा रहा है, उसको ओरल कैंसर, गुटखा, ये सबसे ओरल कैंसर होने की संभावना होती है, थ्रोट कैंसर, ठीक है, बक्कल कैविटी कैंसर, ये सब हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एथिलीन ब्रोमाइड नाम का एक केमिकल होता है, यू स्टडी अबाउट दिस इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में जब पढ़ोगे तो डीएनए की स्टेनिंग करने के लिए ये काम आता है एथिलीन ब्रोमाइड। और इस एथिलीन ब्रोमाइड का अगर स्किन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया तो इट कैन रिजल्ट इन स्किन कैंसर। ठीक है, एथिलीन ब्रोमाइड प्रेजेंट इन स्टेन्स यूज्ड इन लैब्स। लैब्स में इसका इस्तेमाल ग्लव पहन के किया जाता है, बिना ग्लव के नेकेड हाथों से इसको नहीं पकड़ते, अदरवाइज स्किन कैंसर होने का चांसेस रहते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं जो पोटेंट केमिकल कार्सिनोजेंस के रूप में काम आते हैं। ठीक है, ये सब याद करने का चीज था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलना। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में जैसे कुछ वायरसेस भी होते हैं दैट कैन कॉज कैंसर। हालांकि देखो, सारे वायरसेस के पास ये टेंडेंसी नहीं है दे कैन कॉज कैंसर। कुछ कुछ के पास है, सम वायरसेस। जैसे कि कुछ वायरसेस के नाम यहाँ पे ऑन्को वायरसेस, एक ग्रुप का नाम है ऑन्को वायरसेस, दे कैन कॉज कैंसर। ठीक है, तो देखो ऑन्को वायरस में क्या एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, फर्स्ट को भी समझ लो। तो ह्यूमन बॉडी हैज अ जीन कॉल्ड प्रोटोन। अपने पास जितने भी लोग हैं दुनिया में, सभी के पास, जितने भी इंसान हैं, सबके पास जीन्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है ना, ये जीन होती है ना, प्रोटो मतलब क्या है? प्रिमिटिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो दिस जीन रिमेन्स इनएक्टिव इन अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन। अब ये इनएक्टिव। ठीक है, बट एज सुन एज कोई अगर ऑन्कोजेन हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, या कोई और भी म्यूटाजेन एंटर कर जाए, या कार्सिनोजेन एंटर कर जाए, देन दीज जीन्स बिकम्स एक्टिव, दे बिकम एक्टिव। ठीक है, और जब ये एक्टिव हो जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है? कैंसर हो जाता है। देखो आगे क्या लिखा है। ये भी फिलहाल इनएक्टिव है। बिकॉज आवर बॉडी कंटेन्स ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स, हमारी बॉडी में ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन्स भी हैं जो ट्यूमर को ग्रो करने से रोकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको इनएक्टिव करके रखते हैं। ठीक है, when cancer causing oncovirus attacks a person, then the tumor suppressive genes becomes inactive। जब कैंसर कॉजिंग वायरस हमारी बॉडी में आता है, तब क्या होता है? ये ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स जो हैं, जो ट्यूमर को होने से रोक रहे थे, वो सारे जीन्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेट हो जाएंगे। एंड इसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजेंस आगे चलकर एक्टिवेट हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास एक जीन है जिसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, ये इनएक्टिव रहता है नॉर्मल हेल्थी इंसान के अंदर, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक और जीन है जो उसको इनएक्टिवेट करके रखता है। उस जीन का नाम ट्यूमर सप्रेसिव जीन होता है। बट जब भी कभी ऑन्को वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसता है, तो वो इस ट्यूमर सप्रेसिव जीन को इनएक्टिवेट कर देता है। एज ए रिजल्ट जो प्रोटो ऑन्कोजन अभी तक सप्रेस था, जो इनएक्टिव था, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रोटो ऑन्कोजन एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से उस इंसान को कैंसर हो जाता है। तो ऐसे वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं उनको ऑन्को वायरस कहते हैं। वही लिखा है, द प्रोटो ऑन्कोजेंस बिकम्स एक्टिव एंड फॉर्म ऑन्कोजीन्स, दीज ऑन्कोजीन्स कैस कॉज कैंसर। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स के कार्सिनोजेंस या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द डिटेक्शन टेक्निक्स, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल फॉर कंप्लीट क्योर ऑफ कैंसर। अर्ली डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट? जैसे अ, अगर मुझे बीमारी का पता पहले चल जाए तो बीमारी को पहले ही रोक सकते हैं ना, अर्ली स्टेजेस में रोक सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बट अगर बीमारी मान लो बहुत ज्यादा फैल जाएगी, फिर उसका पता लगा के भी आप क्या कर लोगे? तो बीमारी ऑलरेडी बहुत फैल चुकी है, पता लगा कि क्या होगा? ठीक है, उसको रोका तो जा नहीं सकता। तो इसीलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ही जरूरी है, सो दैट हम किसी भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल कैंसर का, कंप्लीट क्योर कर सके। ठीक है, तो फॉर डिटेक्शन क्या क्या टेक्निक्स अपने पास अवेलेबल है, लेट्स सी। जैसे कि फर्स्ट देखो, यूज ऑफ एंटीबॉडी कर सकते हैं, एंटीबॉडीज की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखा हम लोग। नेक्स्ट होता है बायोप्सी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, कुछ नाम है बोन मैरो डिटेक्शन, टेक्नोलॉजिकल, ये एल है टेक्नोलॉजिकल डायग्नोसिस। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होता है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर बायोप्सी की बात यहाँ की गई। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बायोप्सी। व्हाट इज बायोप्सी फर्स्ट ऑफ ऑल? देखो बायोप्सी में क्या करते हैं, सपोज करो किसी को किसी के हाथ में कैंसर है। ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास गया, हाथ में मान लो कि सिम्टम्स आएंगे कुछ, या फिर भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास कुछ सिम्टम्स होते हैं तभी हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल उसके हाथ में स्वेलिंग होगी, दर्द हो रहा होगा, या भारीपन फील हो रहा होगा, या फिर वहां पर कोई और भी इन्फेक्शन हो चुका होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, बस निकल रहा होगा, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को ये शक होता है कि मे बी इस पेशेंट को कैंसर है, या नहीं भी हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। तो वो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखता है कि जाओ तुम एक बार पता लगाओ, मतलब टेस्ट कराओ, फिर मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या है। ठीक है। तो जब ये पता लगाने के लिए लैब में जाता है या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर में जाता है, तो वहां पे जो डॉक्टर होंगे और जो भी अटेंडेंट होंगे, वो क्या करते हैं, उसके हाथ में जहां पर ये स्वेलिंग होगी वहां से एक छोटा सा कट निकालते हैं, वहां से हल्का सा कट करते हैं ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से वहां से कट करके उसके हाथ का थोड़ा सैंपल निकालते हैं स्किन का, और उसको फिर टेस्ट करते हैं। ठीक है। जब टेस्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है। तो ये लाइन पढ़ो, सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। ठीक है, सस्पेक्टेड मतलब मुझे शक है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर होने की संभावना है, चांसेस है। ठीक है, सो कट करके निकाल लिया जाता है अफेक्टेड एरिया से, एंड मेनी थिन स्लाइसेस, मान लो कि एक ऐसा इतना कट करके निकाला, ये उसके हाथ से मैंने निकाला। अब इसको बहुत फाइन तरीके से हम लोग स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस में कट कर लेंगे, स्मॉल पार्ट्स में बना लेंगे ऐसे। ठीक है। और सबको एक एक स्लाइड, तो आपने लैब में देखी होगी स्लाइड होती है ग्लास की, इसको स्लाइड के ऊपर ऐसे रख देंगे। ठीक है। और स्लाइड के ऊपर रखने के बाद इनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक स्टेन्स ऐड कर दें। स्टेन्स मतलब कलर होता है, इसके ऊपर कलर डाल दिया है। ठीक है। स्टेन जब इसमें ऐड करते हैं देन उसको फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर कौन से सेल्स हैं। फिर जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो कुछ, मान लो ये तुमको ऑब्जर्वेशन होगा, सपोज तुम मान लो तुम भी टेस्ट कर रहे हैं, तो इमेजिन करो कि वो कुछ ऐसा दिख रहा है माइक्रोस्कोप। तुम क्या कंक्लूजन दोगे? जैसे यहाँ पर जो बड़े बड़े साइज के सेल्स है ना, these सेल्स, जैसे मैं इसको मार्क करके दिखाऊं, जो बड़े बड़े साइज के सेल्स हैं, ये वाले ये देखो ओवर ग्रो कर चुके हैं ना, अपने औकात से बाहर ये ग्रो कर चुके हैं, जितना इनको ग्रो करना चाहिए उससे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंसरस सेल्स या ट्यूमर सेल्स। ठीक है। तो यही वहां पर देखा जाता है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं बायोप्सी। समझे? ऐसा देखा जाता है। अच्छा, अब अगर हम बायोप्सी वाले टेक्निक में, ये देखो, कुछ और भी चीजें पढ़े जैसे हिस्टोपैथोलॉजी, ये क्या होता है? हियर वी मेक स्लाइड्स ऑफ ब्लड सैंपल। अगर मैं ब्लड सैंपल्स को भी इंक्लूड कर लूँ, ये तो टिश्यू था ना, ये था टिश्यू सैंपल, राइट? बट अगर मैं बोलूँ कि ब्लड सैंपल एंड टिश्यू सैंपल्स दोनों को स्टडी करते हैं, देन उस ब्रांच को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ टिश्यू सैंपल की स्टडी हो रही है तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। इट्स लाइक कि आपके पास बॉटनी और जूलॉजी दो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरा मिलाकर बायो बनाता है। अरे एक, हाँ, तो पूरे बायो में यू हैव टू पार्ट्स, ऑब्वियसली देयर आर अदर पार्ट्स एज वेल, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यही होता है। ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि जोलॉजी जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी ओनली। ठीक है। सिमिलरली हिस्टोपैथोलॉजी एक बड़ा सीक्वेंस है, मतलब बड़ा एक ब्रांच है, जिसके अंदर दो और भी ब्रांच आते हैं। ठीक है। एक होता है ब्लड का सैंपल और एक होता है टिश्यू सैंपल ऑब्जर्वेशन। टिश्यू सैंपल ऑब्जर्वेशन इज सिंपली कॉल्ड बायोप्सी। तो बायोप्सी इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, याद रखना है। लगभग सेम ही, बस ब्लड सैंपल्स को भी इंक्लूड करना, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आते हैं बोन मैरो डिटेक्शन। देखो बोन मैरो पता है सबको, पढ़ाया था पहले भी। बोन मैरो क्या होता है? लॉन्ग बोन्स के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक लॉन्ग बोन्स के अंदर कुछ लिक्विड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। एंड उसमें से अगर हम फ्लूइड को निकाल कर चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन इसको बोलते हैं बोन मैरो डिटेक्शन। तो हो सकता है कि बोन, अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसके बोन मैरो में भी कैंसर के सेल्स प्रेजेंट हो, वहां से डिटेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये ब्लड कैंसर के डिटेक्शन के लिए मेनली काम आता है। ओके। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल डायग्नोसिस भी कुछ होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे कि एक्सरेज का इस्तेमाल करके, जानती है एक्सरे का काम क्या होता है? एक्सरे क्या करता है? पीड़ा होता है क्या? इसी रीजन से अगर उस बायोप्सी सैंपल में कुछ सेल्स में
एंडोस्मोसिस हो गया तो वो भी कैंसर सेल से सिमिलर नहीं लगेंगे, लग सकते हैं अगर, बट एंडोस्मोसिस जो एंडोस्मोसिस ऐसा तो जनरली नहीं होता है ना। एंडोस्मोसिस में तो कहाँ से फ्लूइड आएगा? देखो एंडोस्मोसिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि मान लो तुम्हारी बात सही है कि एंडोस्मोसिस हो जा रहा है, और पेशेंट जो है, तो डॉक्टर जो है उसको बोल दिया पेशेंट को कि यू आर, बोल सकते हो कि तुमको कैंसर होने के चांसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कैंसर हो गया, कि कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। जैसे जब भी बायोप्सी होता है या हिस्टोपैथोलॉजी का टेस्ट होता है ना, तो जस्ट एक टेस्ट करके हम लोग देखते हैं कि क्या इसके सेल्स नॉर्मल है या नहीं है। एंड इफ दे फाइंड कि यहाँ पर अच्छा है, बड़े बड़े सेल्स है, वट एवर बी द रीजन, मे बी हो सकता है कि एंडोस्मोसिस ही हुआ हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कैंसर ही हुआ हो, बट बड़े सेल्स नजर आ गए, देन दे विल गो फॉर अनदर टेस्ट। ऐसा नहीं कि ये फाइनल टेस्ट हो गया, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है ये, बस ये बता रहा है कि यस ये इसके नॉर्मल सेल्स हैं या अबनॉर्मल है। अगर वो एंडोस्मोसिस की वजह से भी बड़े हो गए हैं ना, तो भी तो नॉर्मल बात नहीं है ना, नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दे विल गो फॉर अनदर टेस्ट, उसका और भी टेस्ट होता है बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि अभी हम एंटीजन एंटीबॉडी की बात करेंगे, वैसा वाला टेस्ट होगा, एलाइजा टेस्ट होता है, बहुत सारा होता है। तो सेकंड राउंड में मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ये सच में इसको कैंसर है या तुम जो बोल रहे हो एंडोस्मोसिस है। ठीक है, तो एक टेस्ट से नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बता था, हाँ टेक्नोलॉजिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं, लेट्स। टेक्नोलॉजिकल डायग्नोसिस में एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये सब डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना, एनसीईआरटी में गिवन है। इसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे से क्या देखते हैं, एक्सरे से क्लियर पिक्चर मिलता है कि अंदर में यहाँ पर इसके कौन कौन से डिफेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब जैसे आपने कभी एक्सरे देखा ही होगा अपनी लाइफ में कि बोन्स का या बॉडी के थॉरेक्स रीजन का, एब्डोमेन रीजन का एक्सरे देखा होगा, तो अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमको एक फोटोग्राफ के रूप में, जो कि एक नेगेटिव फोटोग्राफ होता है, उसके रूप में मुझे दिखाई पड़ता है, एंड ये टू डायमेंशनल हो। ठीक है, अगर मान लो उसी एक्सरे का एक और भी एडवांस वर्जन देखा जाए, तो उसका ही एक और भी वेल डेवलप्ड वर्जन है जो 3D में दिखाई पड़ता है। तो अगर आप एक्सरे को, ठीक है, 3D में देख रहे हो, ठीक, तो उसको आप एक्सरे ना बोलकर सिटी स्कैन बोल दो। ठीक है, तो कंप्यूटर्स यहाँ पे डायरेक्ट लाइव इमेज दिखाते हैं, उसको हम लोग सिटी स्कैन बोलते हैं। और ये देखो ये रहा, यूज आयनाइजिंग रेडिएशन एग्जांपल, एक्सरे ही यहाँ पर यूज होता है ये, बट ये क्या करता है, ये 3D इमेजिंग देता है, 3D, थ्री डायमेंशन। ठीक है, इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स यूजिंग बोथ एक्सरेज एंड कंप्यूटर्स, दैट्स व्हाई ये एक्सरे का ही एक वेल डेवलप्ड फॉर्म है या और भी मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, अच्छा, एक बात बतानी पड़ेगी, जब भी आप आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल बार बार बॉडी पर कर रहे हो, सिंस आयनाइजिंग रेडिएशंस खुद ही कैंसर कॉज करते हैं, है ना, ये तो खुद ही कार्सिनोजन है यार। पीछे क्या पढ़ा था आपने, फिजिकल कार्सिनोजन, राइट। तो आयनाइजिंग रेडिएशन से अगर आप बार बार यूज कर रहे हो, बार बार एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे हो, सीटी स्कैन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर पहले कैंसर नहीं होगा तो इससे होने के चांसेस होते हैं, मतलब कैंसर नहीं भी होगा तो इतना आप टेस्ट कर ले रहे हो कि उसकी वजह से कैंसर हो रहा है टेस्ट करने के, तो इसका एक साइड इफेक्ट है कि क्योंकि दे यूज आयनाइजिंग रेडिएशन, सो दे मे कॉज कैंसर। ठीक है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है अपने पास। क्या ऑल्टरनेटिव है यार, तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करिए, जिससे कोई भी कैंसर होने के चांसेस ना हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर लो जिससे इमेज बन जाता हो। तो एमआरआई एग्जैक्टली वही करता है। देखो एमआरआई, दे यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर और इंजरी टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड बोन्स। ठीक है, सो ये नॉन आयनाइजिंग होते हैं और ये सेफेस्ट मेथड होता है फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, जिससे कोई मतलब कैंसर के चांस नहीं होते, बट इसका भी एक साइड इफेक्ट, अगर किसी की बॉडी में पेस मेकर है या कोई मेटल उसकी बॉडी में इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, उसके पेस मेकर का नाम सुने होंगे, आर्टिफिशियल पेस मेकर। जैसे थोड़ा सा पेस मेकर के बारे में बता देता हूँ, क्लास 11th में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है कि एक नेचुरल पेस मेकर बॉडी में होता है, दैट इज कॉल्ड एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, है ना। तो ये राइट एट्रियम में होता है अपर साइड में। ठीक, तो ये जो एसए नोड होता है ना, ये स्टार्ट करता है या इनिशिएट करता है हार्ट बीट को। ठीक है, ये एक प्रकार का नोडल टिश्यू है जो हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो उस चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। किसी किसी इंसान के अंदर ये ऐसे नोड डिफेक्टिव हो जाता है, एज ए रिजल्ट उसकी बॉडी जो होती है, मतलब उसका जो हार्ट जो होता है वो बीट करना बंद कर देता है, या फिर बहुत धीरे धीरे बीट करता है, जितना चाहिए उतना नहीं कर पाता। तो ऐसे पर्सन के अंदर या पेशेंट के अंदर क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल पेसमेकर फिट करते हैं। ये क्लेविकल हड्डी होती है यहाँ पर,
मतलब शोल्डर, ये वाला जो कॉलर वाला बोन है, ठीक है, शोल्डर के नीचे कॉलर वाला जो बोन यहाँ पे होगा, उसके उसके ठीक नीचे, क्लाविकल के नीचे एक मेटल से बना हुआ, उसमें बैटरी, एलईडी बैटरी लगी होती है, एक डिवाइस इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसका एक तार जो होता है वो हार्ट की राइट एट्रियम से कनेक्ट कर देते हैं, और वहां से वो सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो वो जो डिवाइस होती है ना, अगर वो किसी को लगी हुई है, अगर किसी को आर्टिफिशियल पेसमेकर फिट करके इंस्टॉल किया गया है बॉडी के अंदर, और अगर वो इंसान एमआरआई स्कैन कराने जाएगा, तो उसका जो पेसमेकर है वो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आते ही काम करना बंद कर देगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को उससे दूर रखना पड़ता है, और उससे कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है कि वो पेसमेकर, अगर वो मेटेलिक है पूरी तरह से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आके चेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हो जाती है उसमें, तो इसलिए मतलब ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए हमारे स्कैन से, ठीक है। ये सारी चीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन फॉर कैंसर एंटीजन की बात कर लेते हैं। देखो एंटीबॉडी डिटेक्शन को, फिर मैं काम करता हूँ, मैं इसके यहाँ स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट सेशन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है।